रहती है। तो पहले पैराग्राफ में हमें गुरुदेव ये समझा रहे कि प्रतिभा परिवर्धन जो है, जो प्रतिभाशाली हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारे स्वयं का उपार्जन है। हम बहुत सारी चीजें तो इनहेरिट करते हैं, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, चाहे हमारे जेनेटिक्स हो, चाहे उसमें अच्छा है बुरा है जो भी है, परंतु प्रतिभा का विकास वो हमारे स्वयं के उपार्जन पर निर्भर करता है। दूसरों की सहायता तो केवल हो सकती है उसमें, पर ये पुरुषार्थ पर ही निर्भर है। भाग्यवश जो है ये नहीं मिलता है हमको, ये हमारे स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। धन आता है और चला जाता है, रूप यौवन भी सामयिक है, उसका संबंध चढ़ते खून से है। किशोर और तरुण ही सुंदर दिखते हैं, इसके बाद ढलान आरंभ होते ही अवयवों में कठोरता और चेहरे पर रुक्षता की हवाइयां उड़ने लगती हैं। विद्या उतनी ही स्मरण रहती है जितनी कि व्यवहार में काम आती है। बिल्कुल सत्य बात है। हम कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, परंतु वो ही ज्ञान जो हम व्यवहार में लेकर आते हैं, जिसे हम आत्मसात करते हैं, वो ही हमारे काम आता है। अथवा बाकी सब विद्या पोथी पत्री की बात बनकर रह जाती है। मित्र, सहयोगी, संबंधी, सहायकों के मन बदलते रहते हैं। आवश्यक नहीं कि उनकी घनिष्ठता सदा एक सी बनी रहे। अधिकार भी चिरस्थायी नहीं है, समर्थन घटते ही वे दूसरों के हाथों चले जाते हैं। वयोवृद्धों के उत्पादन की, परिश्रम की क्षमता घट जाती है। यानी कि हम यहाँ पर आज बहुत अच्छे से इस तत्व को समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है। हम समझ रहे हैं कि हमारा ये अधिकार है, परंतु वो भी स्थायी नहीं होता है। समर्थन घटते ही वो अधिकार भी चला जाता है। जो वयोवृद्ध है उनमें हम जैसे जैसे हमारी जो वय है वो बढ़ती है, तो हमारे अंदर क्षमताएं भी, सामर्थ्य भी घटता रहता है। आयु वृद्धि के साथ साथ स्मरण शक्ति और स्फूर्ति भी जवाब देने लगती है। ऐसी दशा में तब कोई योजना बनाना और उसे चलाना भी बस से बाहर हो जाता है। यह सब मरण के ही लक्षण हैं। जीवनी शक्ति का भंडार धीरे धीरे चुकता है और फिर वह अंततः जवाब दे जाता है। यदि हम अपने ऊपर ही थोड़ा चिंतन करें, अगर अपने जीवन पे चिंतन करें, तो हम जो 20 वर्ष में जो सपने लेकर चले थे, जो प्लान्स बनाते थे और जो हमारे अंदर ऊर्जा रहती थी, तो वो ही आगे चल करके हमारे 40 वर्ष की आयु में या 60 वर्ष की आयु में हम उसमें डिफरेंस खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव ये फैक्ट हमें बहुत अच्छे से समझा रहे कि जैसे जैसे आयु की वृद्धि होगी, वैसे वैसे जो मनुष्य है अपनी क्षमताओं को, अपने ऊर्जा को कम ही पाता है। तो विकासोन्मुख शरीर चढ़ते खून और परिपक्व व्यक्तित्व वाले दिनों में ही रहता है। विकासोन्मुख शरीर चढ़ते खून और परिपक्व व्यक्तित्व वाले दिनों में ही रहता है। उसे भले ही कोई आलस्य प्रमाद में गुजारे, भले ही कोई लिप्सा लालसा की वेदी पर विसर्जित कर दे, कोई तो उन दिनों में भी अतिवादी उद्दंडता दिखाने से नहीं चूकते। यह सब शक्तियों और संभावनाओं के भंडार मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। यानी कि अगर हम इस तथ्य को समझ लें कि हमारा जो विकासोन्मुख शरीर है वो जैसे जैसे हमारी युवावस्था रहती है या ऐसी परिपक्व व्यक्तित्व वाली अवस्था रहती है, वहां तक ही रहता है। उसके बाद विकास की जो हमारी दर है वो घटती चली जाती है जीवन में। तो हम उस समय को आलस्य प्रमाद में ना गवाएं, उसे हम किस चीज में लगाएं? पुरुषार्थ में लगाएं, अपने आप को प्रतिभाशाली, अपनी प्रतिभा के अभिवर्धन में लगाएं। दूरदर्शी वे हैं जो विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को मानते हैं और उनके संपादन हेतु प्राणपन से प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वही हर स्थिति में साथ रहती है, अपनी तथा दूसरों की गुत्थियां सुलझाती है और जन्म जन्मांतरों तक साथ रहकर। सॉरी, यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है, सुनाई दे रहा है। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भैया। क्रमशः अधिकाधिक ऊंचे स्तर वाली परिस्थितियों का निर्माण करती रहती है। तो यहाँ पर दूरदर्शिता, हमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमें दूरदर्शी विवेकशीलता यानी प्रज्ञावान बनना है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति कैसा होगा? जो प्रतिभा को निरंतर बढ़ाता रहेगा, उसके अंदर ऐसी समझ विकसित होती रहेगी जो अपनी गुत्थियों को और दूसरों की गुत्थियों को भी सुलझाता रहेगा और साथ ही साथ उच्चतर परिस्थितियों का निर्माण करता रहेगा। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता समझ आ रही है कि प्रतिभा परिवर्धन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इस उपार्जन के लिए किए गए प्रयत्नों को ही हर दृष्टि
और स्वर्ण संपदा की तरह किसी भी बाजार में भुनाया जा सकता है। तो जब हम ये प्रयत्न करते हैं तो हमें हर दृष्टि से सराहा भी जाएगा और इसे स्वर्ण संपदा की तरह हम इसे बाजार में भुना भी सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि हम प्रतिभाशाली होते हैं तो हमें आने वाली कष्ट कठिनाइयों से छुटकारा मिलने के लिए जो है बहुत हमको सहयोग समर्थन सब मिलता रहता है। भौतिक प्रगति में भी उसी के चमत्कार दिखते हैं और आदर्शवादी भौतिक प्रगति में भी उसी के चमत्कार दिखते हैं और आदर्शवादी परमार्थ अपनाने वाली महानता को भी उसी के सहारे विकसित परिष्कृत होते हुए देखा जा सकता है। प्रतिभा परिष्कार के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, यानी इस चीज को तो हम अर्थ समझ ही गए कि भौतिक प्रगति में भी और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में भी जो है प्रतिभा बहुत सहाय रहती है। प्रतिभा परिष्कार के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, इन्हें उन सभी को हृदयंगम करने का प्रयत्न करना चाहिए जो समुन्नत, सुसंस्कृत एवं यशस्वी सफल जीवन जीने के लिए उत्सुक हैं। प्रथम सिद्धांत अथवा आधार है क्षमताओं का अभिवर्धन। उनके लिए निरंतर तत्परता का, तन्मयता का सुनियोजन, यानी हमें तत्पर होकर के, तन्मय होकर के अपनी क्षमताओं का अभिवर्धन करना है। आलस्य प्रमाद से बचकर सदा जागरूक और स्फूर्तिवान बने रहना। एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर उन्हें सदुद्देश्यों में सुनियोजित रखने के लिए योजनाबद्ध आकलन, यानी हमें ये महत्वपूर्ण समय एक क्षण भी गंवाना नहीं है। यदि परम पूज्य गुरुदेव किसी के लिए वेट कर रहे होते थे तो उस समय भी वो सोचते थे कि हम कुछ लिख लें, कोई समस्या का समाधान कर लें, तो वो एक क्षण भी अपना नहीं गंवाते थे। तो यहाँ पर यही चीज बताई कि हमें एक क्षण भी अपना गंवाना नहीं है। यही है वह मनस्थिति जिसे महाजागरण कहते हैं। आमतौर से लोग अर्धतंद्रा की स्थिति में जिंदगी को दर्द की तरह जीते हैं, यानी हम अनकॉन्शियस होके हमारे मन में क्या रहता है कि हमें ये कष्ट कठिनाई आई थी, फला व्यक्ति ने हमें ये कह दिया था, हमें ये परेशानी हो गई थी। तो ये हम अर्धतंद्रा की स्थिति में रह करके जिंदगी को हम एक पेन मान करके कि हमारे जिंदगी में पेन है, ऐसे जीते हैं। निर्वाह साधन पा लेने भर से उन्हें संतोष हो जाता है कि चलो हमारा निर्वाह तो हुआ। वे भाव तरंगे उठती ही नहीं जो आज की तुलना में कल को अधिक परिष्कृत बनाने के लिए लालायित रहती और प्रयत्नरत होती हैं। तो हमारे अंदर क्या अगर मिसिंग है तो यहाँ से हम जागृत हों, चेतें कि वो भाव तरंगे हमारे अंदर उठनी चाहिए कि हम अपने कल को अधिक परिष्कृत बनाएं। प्रतिभा के उपासक इस दलदल से उबरते हैं और अपनी निखरती क्षमताओं को बचाकर मूल्यवान पूंजी की तरह एकत्रित करते हैं। जो हस्तगत है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करते हैं। यही है कल्प वृक्ष का उत्पादन एवं उसका उद्देश्य पूर्ण सदुपयोग क्रियान्वयन, यानी गायत्री की जो साक्षात उपलब्धि है वो है कल्प वृक्ष, है ना। तो जो सफलता है तो वो कल्प वृक्ष का उत्पादन कैसे होगा कि हम हर क्षण हम अपनी प्रतिभा को परिष्कृत करते रहें, बढ़ाते रहें। तो प्रतिभा के हम उपासक बने, तो अपने को दलदल से उबारें, अपनी क्षमताओं को बचाएं, उसे मूल्यवान पूंजी की तरह एकत्रित करें और जो हस्तगत है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करें। और यही हमारा उद्देश्यपूर्ण सदुपयोग होगा, क्रियान्वयन होगा। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है क्षमताओं का अभिवर्धन, ये बहुत अच्छे से स्पष्ट है। दूसरा चरण है अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय आकर्षण एवं विश्वास स्तर का विकसित करना। यह मनुष्यता के साथ जुड़ने वाला प्राथमिक गुण है। इसके लिए अपना रहन सहन ऐसा बनाना पड़ता है जैसा जागरूक, जिम्मेदार और सज्जनता संपन्नों का होना चाहिए। शरीर और मन की स्वच्छता, साथ ही शिष्टाचार का निर्वाह और वाणी में मधुरता का गहरा पुट लगाए रहना भी आवश्यक है। इसके लिए अपनी नम्रता का परिचय देना और दूसरों को सम्मान देना आवश्यक है। उसे वे ही कर पाते हैं जो दूसरों के गुण देखकर उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं, साथ ही अपनी त्रुटियों को खोजते एवं उनके निष्कासन परिष्कार में लगे रहते हैं। ओछे व्यक्ति अपनी शेखी बघारते और दूसरों के दोष गिनाते रहते हैं। उसी जंजाल में उनका चिंतन एवं वर्चस्व घटता और समाप्त होता रहता है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे से हमें चीज बताई है कि हमें उल्टे को उलटकर सीधा करना है। तो जो मैक्सिमम हम 90%
मतलब एक रफ मैं बोल रही हूँ रफली कि 90% लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम अपने आप को बड़ा ऊंचा और दूसरे को छोटा, दूसरे में कमियां, ये सब हमारी प्रवृत्ति रहती है, हम एक्सटर्नली सोचते हैं। तो यहाँ पर उसको हमने अपनी दृष्टि को इंटरनल करना है, दूसरों के गुणों को देखना है और अपनी त्रुटियों को खोजकर उन्हें सुधार करना है। तो यहाँ पर शिष्टाचार का निर्वाह करना है, वाणी में मधुरता हमारे रहनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम नम्र रहें और दूसरों को सम्मान दें, तो हमारा व्यक्तित्व चुंबकीय होगा, आकर्षक होगा और विश्वसनीय स्तर का विकसित होगा। प्रतिभावानों के होठों पर मंद मुस्कान देखी जाती है, यानी कि कोमलता रहती है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभावान लोगों के सामने कष्ट कठिनाइयां नहीं आती हैं, परंतु उन कष्ट कठिनाइयों को वो सहजता से और सद्गुणों के आधार पर इस तरह हल करते हैं कि उनके चेहरे से भी एक कोमलता, एक मुस्कान और मधुरता झलकती रहती है। तो यहाँ पर प्रतिभावान होने का अर्थ ये नहीं कि हमारे सामने जो और लोगों को कष्ट कठिनाइयां नहीं आ रही है वो नहीं आएंगी, वो आएंगी, परंतु उनको हल करने का हमारे अंदर सूझबूझ होना। इसी आधार पर यह जाना जाता है कि वे अपने आप में संतुष्ट और प्रसन्न हैं। दूसरे भी ऐसे ही लोगों का सहारा ताकते और साथ देते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर असंतोष या अप्रसन्नता तभी आती है, या तो उसकी जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं हो रही है, या उसकी आकांक्षाओं के आड़े कुछ आ रहा है ना, कष्ट कठिनाई आ रही है। तो उन सबको भी उस समय भी अपने आप को संतुष्ट और प्रसन्न रख लेना, ये प्रतिभावानों की ही सूझबूझ होती है। खिंचते और खिजाते रहने वालों को दूर से ही नमस्कार करने को जी करता है। जिन्हें अपना सही मूल्यांकन करना है वे इस प्रकार की भूलें नहीं करते। यदि वे आदत में सम्मिलित होने लगे तो उन्हें बुहार फेंकने की मुस्तैदी दिखाते हैं। यानी अगर हमें लगने लगे कि हम कंप्लेनर्स बन रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम अपने मन में ग्रजेस रख रहे हैं, जैसे ही हमें ये सारी कुछ भी चीजें नजर आने लगे तो साथ साथ उनको हमें झाड़ू की तरह सफाई कर, झाड़ू लगा करके जैसे घर में सफाई करते हैं, तो अपने मन से ऐसी आदतों को हमें जमने नहीं देना चाहिए और बिल्कुल तत्परता से उन्हें निकाल देना चाहिए। तो ये हमारे व्यक्तित्व को चुंबकीय, आकर्षक और विश्वसनीय स्तर का विकसित करेगा। तो कुछ यहाँ पर गुरुदेव ने हमको सूत्र बताए हैं, इन्हें हमें जीवन में अवश्य लाना चाहिए। तीसरा चरण है सुव्यवस्था। अस्त व्यस्त स्थिति में ही प्रचुर साधन रहते हुए भी लोग असफल रहते और उपहासास्पद बनते हैं। प्रतिभाएं क्षण क्षण में अपने कार्यों और नियोजनों की समीक्षा करती रहती हैं तथा उन्हें सही बनाने के लिए जो हेरफेर करना आवश्यक होता है उसे बिना हिचक तत्परता पूर्वक करती हैं। जड़ता, हठवादिता के शिकंजे में जकड़ने का उन्हें तनिक भी आग्रह नहीं होता। वे जानते हैं कि प्रगतिशीलों को सदा परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनानी और चलते ढर्रे में आवश्यक सुधार लाने की चेष्टा करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर गुरुदेव ने कहा है कि जो लोग डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, कि दृढ़ संकल्पी होते हैं, तो कई बार उनके अंदर हठवादिता भी देखी जाती है। परंतु कब ये हठवादिता हमें नुकसान देने लगे तो इस चीज का हमें आकलन करते रहना चाहिए। ये वास्तव में बहुत आवश्यक है और ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जड़ता, हठवादिता ना हो, और हम जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, जो हमारे सामने लक्ष्य है, उसको हल करने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी है। अपने अंदर हमें जैसे जैसे परिस्थितियां डेवलप होती हैं उनके अनुसार अपनी सूझबूझ लगा करके हमें अपने कार्य प्रणाली में सुधार करना है। हमें अपने क्षमताओं में हमें कैसे उसमें और सुधार करना है, तो ये सब चीजें हमें साथ साथ रिव्यू करती रहनी चाहिए। मतलब हमें एकदम से वो नहीं हो जाना चाहिए कॉम्प्लेसेंट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कि हमें एकदम से ये अज्यूम करके नहीं चल लेना चाहिए कि अब हम सफल होने ही वाले हैं। हमें हर समय जागरूक रहना होगा और अपने मोर्चे पर जो है पूरे तरीके से रिव्यू करते हुए चलना होगा आगे। तो यदि कोई राजा अगर किसी युद्ध में है और वो बदलती हुई परिस्थितियों को ना देखे तो निश्चय ही उसकी जो है हार सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारे सामने जो समर है, जो चल रहा है युद्ध, उसमें हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल, यहाँ पर सुव्यवस्था का ये एक पार्ट है। अब व्यवस्था इसी प्रकार बन पड़ती है। आगे कहते हैं गुरुदेव, जो अपने समय का, श्रम का, साधनों का, विचारों का, परिवार परिकर का सुनियोजन कर सकता है
और उन्हें सही दिशा दे सकने में समर्थ हो सकता है, उसी को इस योग्य समझा जाता है कि वह कोई बड़ी या अतिरिक्त जिम्मेदारी को वहन कर सके। तो अपना निर्वाह भी कर लेता है और उससे अतिरिक्त जिम्मेदारी का वहन भी वही कर सकता है जो इन सब का सुनियोजन सुव्यवस्थित रूप से करता है, समय का, श्रम का, साधनों का, विचारों का, परिवार परिकर का। तो ये सब आवश्यक है। किन्हीं बड़ी चढ़ी महत्वाकांक्षाएं संजोने से पूर्व यह प्रमाण देना पड़ता है कि व्यक्तित्व, परिकर और क्रियाकलापों में किस सीमा तक व्यवस्था बुद्धि का उपयोग किया गया और उन्हें कितना सफल समुन्नत बनाकर दिखाया गया। कितना इम्पोर्टेंट है कि व्यवस्था बुद्धि हमारे अंदर हो और उसका हम उपयोग करें, तभी हम जो है बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं के योग्य बनते हैं, पात्र बनते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सुव्यवस्था। अब चौथा और अंतिम सूत्र है अग्रगमन नेतृत्व। यह उत्साह, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। साधारण जन आत्महीनता से ग्रसित, झिझक, संकोच, अनिश्चय एवं साहसहीनता की मनस्थिति में पड़े पाए जाते हैं। वे उचित कार्यों के लिए भी कदम बढ़ाने का साहस नहीं कर पाते। अधिक से अधिक इतना ही सोचते हैं कि कोई बढ़े तो उसके पीछे चलने लगे। ऐसे लोग उचित निष्कर्ष निकाल लेने पर भी उस मार्ग का अवलंबन नहीं कर पाते। यानी हमने एक बार निष्कर्ष निकाल लिया कि ये हमारे लिए उचित मार्ग है, परंतु हम इतना साहस यदि ना जुटा पाए, आत्मविश्वास ना जुटा पाए कि उसके लिए जो सैक्रिफाइस करना होगा, उसके लिए जो लगन लगानी होगी, परिश्रम करना होगा, हम ना कर पाए, तो अधिकतर लोग इसी तरह की स्थिति में रहते हैं, डावाडोल स्थिति में रहते हैं। तो वो यही देखते हैं कि कौन आगे बढ़े और उसके पीछे हम चलें। तो इस प्रकार की जो रहती है हमारी प्रवृत्ति, वो हमें नेतृत्व की प्रवृत्ति से दूर करती है। तो हमें अग्रगमन और नेतृत्व की प्रवृत्ति को डेवलप करने के लिए इस स्थिति से तो निश्चय ही उबरना पड़ेगा कि झिझक, संकोच, अनिश्चित होना, साहसहीनता रहना, ये सबसे तो हमें उबरना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग उचित निष्कर्ष निकाल लेने पर भी उस मार्ग का अवलंबन नहीं कर पाते, अपनी स्थिति को अनुपयुक्त मानते हुए भी उस परिधि से एक कदम भी आगे नहीं रख पाते। ऐसों के बीच उन्हीं को मनस्वी माना जाता है जो उचित के प्रति अटूट आस्था रखें और जो करना चाहिए उसे अन्यों का समर्थन, सहमति न मिलने पर भी एकाकी कर दिखाएं। तो ऐसे ही हमारे महापुरुष बड़े हैं, ऐसी ही महान नारियों ने आगे कदम रखा है कि जो उचित था उसको वर्ण करने के लिए जो आसपास के वातावरण से भी उन्होंने लोहा लिया, आसपास के वातावरण को भी प्रभावित नहीं करने दिया। इसे दूध गर्म करते ही मलाई के तैरकर ऊपर आ जाने के समकक्ष समझा जा सकता है। यानी कि हम जब परिपक्व हो गए तो हमने वो जो नवनीत निकाला, जो मक्खन निकाला, जो मलाई निकाली, वो उससे दूध से अलग हो जाती है। यानी वो वातावरण जो निकृष्टता की तरफ है, हल्का है, वो नीचे रह जाता है, और जो स्निग्ध है, जो उसका एसेंस है, वो हम ऊपर आ जाता है, यानी हम उसका पालन करने लगते हैं। प्रतिभाएं एकाकी बढ़कर अपने अग्रगमन की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, फिर सर्वत्र उनकी मनस्विता का लोहा माना जाने लगता है। दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। जिनकी जिम्मेदारियां भारी हैं, वे ऐसे ही लोगों को तलाश, एक मिनट, शायद पेज बदल गया। हाँ, जिनकी जिम्मेदारियां, दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। जिनकी जिम्मेदारियां भारी हैं, वे ऐसे ही लोगों को तलाश करते रहते हैं कि हम तो जिम्मेदारियों के भार में दबे हैं, तो जो लोग मनस्वी हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके ही पीछे चल दें। तो प्रामाणिकता की परख होने पर सब ओर से एक बढ़कर भारी भरकम जिम्मेदारियां उनके ऊपर, ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं ठीक है, भारी भरकम जिम्मेदारियां उनके ऊपर आग्रह पूर्वक डाली जाने लगती हैं। यानी कि जो व्यक्ति प्रामाणिक मिलता है, लोग उसे ही जिम्मेदारी देना पसंद करते हैं। वे उन्हें स्वीकार करते और जो कार्य लिया गया है उसे सर्वांगपूर्ण ढंग से संपन्न कर दिखाते हैं। तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों की यही पहचान है कि जब उन पर जिम्मेदारी दी जाती है उसे वो बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करते हैं, कार्य कुशलता से संपन्न करते हैं। रेल का इंजन एकाकी चलता है, स्वयं दौड़ता है और अपने साथ भरे डिब्बों की लंबी श्रृंखला को घसीटते हुए निर्धारित लक्ष्य की दिशा में पटरी पर दौड़ाता चला जाता है। सर्वविदित है कि डिब्बों की तुलना में इंजन को अधिक महत्व मिलता है, अधिक मूल्यांकन भी होता है।
यह और कुछ नहीं, साहस भरी व्यवस्था का परिचय देने वाली ऊर्जा की ही परिणति है। यानी कि जो हमारे अंदर सुव्यवस्था का गुण है, साहस है, अग्रगमन की क्षमता है और जो ऊर्जा है, उसी की जो है परिणति है कि हम रेल के इंजन के डब्बे के जैसा महत्व पाते हैं और औरों को भी अपने साथ घसीट करके आगे ले जाते हैं। प्रतिभाओं में यह सद्गुण उनके द्वारा स्व उपार्जित स्तर का बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वे यानी कि अगर कोई कंप्लेन करने लगे कि हमारे तो भाग्य में ही ये है, तो उसको हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि भाई प्रतिभा तो अपनी ही स्वयं की उपार्जन है। यदि कोई मनुष्य अपने आप को समझे कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरी तो परिस्थितियां ऐसी खराब थी, तो उसे हम प्रतिभाशाली बनने के लिए तो अवश्य ही मोटिवेट करें कि ये तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ है। वे औरों का मुंह ताकते हुए नहीं बैठे रहते। जो प्रतिभाशाली हैं, वे औरों का मुंह ताकते हुए नहीं बैठे रहते, वरन आगे बढ़कर औरों को अपने चुंबकत्व के कारण जोड़ते और साथ चलने के लिए बाधित करते हैं। सफलताओं का यही स्रोत है। यह प्रतिभा का दुरुपयोग भी हो सकता है। धन का, बल का, सौंदर्य का, कौशल का नियोजन यदि भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण में किया जाए तो वैसा भी हो सकता है। आतंकवादी, अनाचारी और श्रृंखल उद्यत लोग प्राय वैसा करते भी हैं। इतने पर भी यह निश्चित है कि कोई इस आधार पर ना तो स्थिर प्रगति कर सकता है और ना ही कोई ऐसी परंपरा पीछे छोड़ सकता है जिसे सराहा जा सके। यानी हमारे ऊपर है, हमारी प्रतिभा को हम दुरुपयोग कर ले, हम उसे भ्रष्ट चिंतन में लगा दें, दुष्टाचरण में लगा दें, परंतु ना तो हम फिर पीछे कोई परंपरा छोड़ सकेंगे और ना ही स्थिर प्रगति कर सकेंगे। तो ये तो मनुष्य के पास हमेशा चॉइस रहती है कि वो अपने पाए हुए इस जीवन का कैसे सदुपयोग करना चाहे या दुरुपयोग। आज नहीं तो कल परसों ऐसे लोग आत्म प्रताड़ना, लोक भर्त्सना से लेकर राजदंड और देवी प्रकोप के भाजन बनते ही हैं। यानी कि उन अपने अंदर भी प्रताड़ना होती है, अपने आसपास के परिजनों से भी उनको भर्त्सना मिल सकती है, राजदंड और देवी प्रकोप इत्यादि भी उन पर खूब बरसता है। लालच और घृणा तो भीतर बाहर से उन पर निरंतर बरसती ही रहती है। यानी लालच अपने आप में कितना बड़ा दुख है, घृणा कितना बड़ा दुख है, मनुष्य को हमेशा ही परिस्थिति में रखता है। तो ये भीतर बाहर से तो इन पर वैसे भी बरसती ही रहती है। तो दूरदर्शी विवेकवान अपनी श्रेष्ठता को विकसित करते हैं और अपने आदर्शवादी क्रियाकलापों के आधार पर प्रामाणिक माने जाते और विश्वस्त बनते हैं। तो बहुत अच्छे से ये बहुत क्लियरली हमको क्लियर हुआ कि कैसे हम श्रेष्ठता को विकसित करें और आदर्श क्रियाकलापों के आधार पर प्रामाणिक और विश्वसनीय व्यक्तित्व बने, है ना। जिन्होंने उच्च स्तरीय सफलताएं पाई उनका अनुकरण करते और सहयोग देते असंख्यों देखे जाते हैं। इसलिए प्रतिभा महासिद्धि की साधना करने वाले अपने चरित्र की प्रामाणिकता को हर हालत में बनाए रहते हैं, भले ही इसके लिए अभावग्रस्त स्थिति में रहना पड़े और तात्कालिक मिल सकने वाली सफलता से वंचित रहना पड़े। तो हम तत्काल की सफलता को ना देख करके और अभावग्रस्त स्थिति को सह करके भी प्रामाणिक बनने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये प्रतिभा महासिद्धि की साधना का जो है प्रमाण रहता है। प्रतिभा तत्संबंधी सिद्धांतों का मनन चिंतन करते रहने भर से हस्तगत नहीं होती, उनको स्वभाव का अंग बनाना पड़ता है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उन्हें भली प्रकार समाविष्ट करना पड़ता है। यह कार्य प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के बिना संभव नहीं होता। यानी कि ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। प्रतिभा का संवर्धन एक प्रैक्टिकल है। डायनामो घूमता है तो बैटरी चार्ज होती है। विचारों और कार्यों के समन्वय से ही व्यक्तित्व का स्तर बनता है। उसी आधार पर सफलता के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण गौरव हस्तगत होता है। यही वह हुंडी है जिसे किसी भी क्षेत्र में हाथों हाथ बुनाया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट है कि जिसको लेकर के हम जो है उसके आधार पे कुछ अनुदान पा सकते हैं। तो विचारों और कार्यों का समन्वय करने से ही हमारे व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा बनता है। बड़े काम कर गुजरने वाली जनजात विभूतियां साथ लेकर कदाचित ही कोई आते हैं। हर किसी को यह उपलब्धि अपने मनोयोग और प्रचंड प्रयास के आधार पर ही हस्तगत करनी होती है।
सांसारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले बड़े कार्य भी ऐसे ही लोगों ने संपन्न किए हैं, जो भौतिक परिदृश्य हो या फिर आध्यात्मिक, दोनों ही रास्तों पर क्या होता है कि प्रतिभा ही हमको आगे बढ़ाती है। बहुमुखी सफलताओं का श्रेय उन्हीं पर बरसा है। ऐसे ही लोग समाज को स्थिरता देते और अवांछनीय उल्टे प्रचलनों को उलटकर ठीक कर दिखाते हैं। समय का कायाकल्प करके वातावरण में नवजीवन का प्राण प्रवाह भरते ऐसे ही लोगों को देखा जाता है। जिन व्यक्तियों ने युग परिवर्तन के सरंजाम को संभव कर दिखाया है, उनके क्रियाकलापों पर एक दृष्टि डालकर यह भली भांति जाना जा सकता है कि जब भी प्रतिभा का सुनियोजन सही दिशा में होता है, उस व्यक्ति का ही नहीं वातावरण का भी कायाकल्प हो जाता है। तभी गुरुदेव ने कहा आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यानी अपने अंदर प्रतिभा विकसित करना भी इसका एक पार्ट है। अपने कायाकल्प से हमारा वातावरण भी कायाकल्प होता है। महाप्रतापी राणा प्रताप व शिवाजी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, मनस्वी गांधी, इन्हीं कुछ शताब्दियों में जन्मे महामानव हैं, जिन्होंने प्रतिभा के सुव्यवस्थित सुनियोजन से असंभव को संभव कर दिखाया। वस्तुतः महामानवों का जीवन अपने आप में एक प्रयोगशाला है। उनके उदाहरणों से बहुत कुछ सीखा और पाया जा सकता है। प्रतिभा परिवर्धन का प्रशिक्षण करने वाले कोई स्कूल कॉलेज कहीं नहीं है। इसके लिए निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए अवसर और वातावरण स्वयं तलाशना पड़ता है। यानी कोई स्कूल हमें नहीं बताएगा कि प्रतिभा को हम कैसे संवर्धन करें। अभी तो प्रतिभा का वास्तविक जो अर्थ है वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक ही सीमित होकर के रह गया है। प्रतिभा का वास्तविक अर्थ तो भी शायद ही लोग जाने हैं। तो इनके लिए अपना वातावरण और अवसर स्वयं हमें तलाशना है। उस प्रकार के अवसर कहीं एक जगह एकत्रित नहीं मिलते, उन्हें दाने बीनने वालों की तरह झोली में भरना पड़ता है। पर इन दिनों एक ऐसा सुयोग सामने है जिसके साथ संबंध सूत्र जोड़ने पर हर किसी को वह सुयोग हस्तगत हो सकता है। तो आज ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब युग परिवर्तन का समय है, तो ये संबंध सूत्र जोड़ने पर हर किसी को ये सुयोग हस्तगत हो सकता है, जिसके सहारे प्रतिभा संपादन का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो सके। ऐसे सुयोग कभी कभी ही सामने आते हैं और उन्हें कोई बिरले ही पहचान कर लाभ उठा पाते हैं। हनुमान ने समय पहचाना और वे थोड़े ही समय में समुद्र लांघने, पर्वत उखाड़ने और लंका को मटियामेट बनाने का श्रेय प्राप्त कर सके। इसे समय की पहचान ही कहना चाहिए। यदि उस सुयोग का लाभ उठाना उनसे ना बन पड़ता तो सुग्रीव के सेवक वानर बन रहकर ही उन्हें भी दिन गुजारने पड़ते। तो यानी हमें एक उदाहरण दिया है कि जैसे हनुमान ने उस अवसर को पहचाना, आज संस्कृति की सीता को वापस लाना है, तो इस अवसर को पहचान करके हम प्रतिभा संवर्धन के लिए संकल्पित हो और इन तथ्यों को अपने जीवन में हम व्यावहारिक रूप से लाएं। तो आज का विषय यहाँ तक था। प्रणाम सभी को, बीच बीच में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप सब अपने विचार रखें भैया। प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत ही सुंदर। ये विषय अपने आप में बहुत सुंदर है और जो इसमें ये 4 चरण बताए हैं प्रतिभा के विकास के, प्रतिभा परिवर्धन के, ये अद्भुत सिद्धांत हैं। तो इसको जो है हमें बिल्कुल सही कहा है कि प्रतिभा विकास के लिए कोई कॉलेज नहीं बना है। उसे तो जो है अपना समय और ये पाकर उसको जो है हमें खुद ही ये देखना पड़ता है और कहीं पर भी समय मौका मिले तो वो जो है उस सुयोग को हमें हस्तगत करना ही पड़ता है। इन्हें गुरुदेव ने बताया कि कण कण, जैसे कण कण बीन कर अपनी झोली में भरते हैं, उसी तरीके से उसको करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों एक सुयोग सामने आया है जिसके साथ संबंध सूत्र जोड़ने पर हर किसी को सुयोग हस्तगत हो सकता है। गुरुदेव ने कहा था कि मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हम लोग को बताते हैं कि जैसे वरिष्ठ लोग हैं जो गुरुदेव के साथ में रहे, कि मैं सबको जो है एक कला का अवतार बनने की छूट देता हूँ। सबको, अगर हम मान के चलें कि महाकाल प्रज्ञावतार जो है 24 कला के अवतार हैं, तो उन्होंने कहा मैंने सबको
अपने सारे जो प्रज्ञा पुत्र हैं इन सभी को मैं जो है एक कला का अवतार बनने की छूट देता हूँ। हम लोग समझ सकते हैं एक कला का अवतार, है ना। तो ये एक कला का अवतार हम लोगों के सामने बनने की छूट है अवतारी परंपरा में जो है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि ये अवसर जो है ये सुयोग कभी कभी आता है कि उस सुयोग के सहारे हम लोग की प्रतिभा विकसित हो जाए। हम लोग जितने भी लोग गुरुदेव के साथ में जुड़े हुए हैं, जरा हम लोग ये करके तो देखें कि हम लोग कभी किसी मंच पे बोल सकते थे क्या। खास करके हमें तो बहुत ही बोलने से फोबिया था। जरा भी दो चार शब्द बोलना भी हमारे लिए बहुत भारी होता था। तो कभी भी जो है नहीं बोल पाते थे। तो बोलना तो बहुत ही मुश्किल, जैसे पहाड़ चढ़ने के बराबर हमारे लिए होता था। इतना जो है चार लोगों में बोलना तो हमें बड़ा ही वो लगता था। बिल्कुल ऐसी हालत होती थी जैसे कभी गांधी जी की हालत होती थी कि वो अपना लेख तक खुद नहीं पढ़ पाते थे सभा में। तो उनको जो है अपना लेख भी दूसरे को देना पड़ता था कि भाई ये मेरा लेख लेकर तुम पढ़ दो। सभा में जो है खड़े होकर लेख नहीं पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज हम सब लोग इतने लोगों के बीच में, इतने समूह के बीच में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये प्रतिभा कहाँ से विकसित हुई। ये प्रतिभा कहाँ से विकसित हुई। हम लोग इतने लोगों के बीच में बैठकर पौरोहित्य का काम करते हैं। बड़े बड़े पुरोहित जिसे ये कहते हैं, वो भी जो है गायत्री परिवार के जो पुरोहित है उनका लोहा मानते हैं कि इनके जैसा शुद्ध यज्ञ कोई नहीं करवा सकता। तो ये जो है प्रतिभा कहाँ से आई हमारे अंदर, है ना। कोई भी प्रतिभा हो हमारे अंदर, चाहे वो प्रचारक के रूप में प्रतिभा हो, चाहे वो एक संगीतज्ञ के रूप में प्रतिभा हो, चाहे वो एक पुरोहित के रूप में प्रतिभा हो, चाहे किसी रूप में जो है एक 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 जो है भाषणकर्ता के रूप में प्रतिभा हो, ये सारी प्रतिभाएं कहाँ से विकसित हुई। और एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति जिसको युग शिल्पी कहा जाता है, उस युग शिल्पी में सारी की सारी प्रतिभाएं जो है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा एक मौका है कि अगर हम लोग जुड़ जाएं और इस स्तर का प्रतिभा विकास होने के बाद में फिर जब व्यक्ति आगे लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण तो करता ही है, अपना कल्याण यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अपनी प्रतिभा विकसित करने के साथ में वातावरण को भी प्रभावित करता है। हमारी जैसी प्रतिभा कोई विकसित होती है तो हम वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब हम अपनी बात चार लोगों में बैठ के जब करते हैं तो वो लोग भी इस बात को सुनते हैं, उन लोगों को भी अपनी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। और समस्याओं के समाधान मिलते हैं तो वो भी अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। वातावरण तो बदलता ही है। जब हमारे पास में कोई अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर जब हम कोई बात कहते हैं कि ऐसा मेरे पास अनुभव है, ऐसा मुझे हुआ है, मैं योग करता हूँ, है ना। योगाचार्य की एक अपनी अलग प्रतिभा है। गुरुदेव ने कितने लोगों को योगाचार्य बना दिया है। और कितना उच्च कोटि का योग, बिल्कुल निम्न से लेके और उच्चतम जिसको बोलना चाहिए, उच्चतम पराकाष्ठा स्तर का योग, जिसे कैवल्य जिसको बोलना चाहिए, वहां तक के योग का गुरुदेव ने सारा का सारा ये दे दिया। तो इतना बड़ा कोई भी योगी महायोगी स्तर का अपने आप को विकसित कर सकता है। बिल्कुल महायोगी भगवान शंकर ने जैसे ये पूरी की पूरी विद्या, जो ये गूढ़ विद्या माता पार्वती को बताई थी, तो उस स्तर का योग कोई भी जो है इसको वर्ण करके और उच्च कोटि का, उच्च स्तर का योगी बन सकता है। कुंडलनी योगी बन सकता है, सावित्री योगी बन सकता है, किसी प्रकार का। तो ये कितना बड़ा स्कोप है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात लें तो इसमें कितने लोगों को गुरुदेव ने जो है, हम अभी अभी एक जो अपने समर्पित परिजन है उनके बारे में अभी बात कर रहे थे। तो उनके बारे में बात करने का भी कि वो बीएससी करके अपने यहाँ से आए थे, अपने यहाँ से बीएससी की थी 90 में, 90 के उस समय जो है 88 87 में उन्होंने बीएससी की। और गुरुदेव की अखंड ज्योति पढ़ के ऐसी उन्हें वो ललक लगी कि गुरुदेव के साथ में जुड़ने के लिए, गुरुदेव से पहली बार मिले तो गुरुदेव ने कहा उन्हें कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको जो है प्रतिभाओं की आवश्यकता है, तो आपको आके सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, परिवार में सब लोग विरोधी थे, तो रात दिन मजदूरी करके, पैसे भी नहीं दिए परिवार वालों ने, रात दिन मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए और अपना अपना झोला वोला बांध के और बिस्तर बांध के शांति कुंज गुरुदेव के पास में पहुंच गए। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव के सामने अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या करके आए थे? बीएससी करके आए। बीएससी की थी साइंस से, लेकिन जो है वहां पर फिर रहने के बाद में, शांति कुंज में रहने के बाद में उच्च प्रशिक्षण उन्हें उन्हें वेद विभाग में ड्यूटी दी गई। उन्हें ये किया गया, प्रकांड विद्वान बने, संस्कृत के प्रकांड विद्वान बने।
उनकी रिकॉर्डिंग्स कर्मकांड के रूप में हम लोग रिकॉर्डिंग्स भी आज उनसे शिक्षण प्राप्त करते हैं। क्या प्रतिभा थी, सिंपल बीएससी करके आए थे, बीएससी के छात्र थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, और गुरुदेव ने क्या बना दिया, प्रकांड विद्वान, वेद का प्रकांड विद्वान ये है। तो एक मौका है हमारे पास में, अपना अपनी प्रतिभा को लगा के तो देखें गुरुदेव के उसमें, कि किस तरीके से गुरुदेव हमारी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं, कि सामान्य बात नहीं है। और फिर ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुदेव ने कहा है कि मौका युगों युगों में कभी एक बार आता है, क्योंकि भगवान को प्रतिभावानों की आवश्यकता है। भगवान को प्रतिभावान नहीं चाहिए, प्रतिभावानों की आवश्यकता है। जो जो भगवान के उसमें अपनी प्रतिभा को लगाएगा, जो आएगा अपने समय को लगाएगा, तो अपनी योग्यता को लगाएगा, भगवान प्रतिभा उसकी अपने आप विकसित कर देंगे, अपने आप विकसित कर देंगे। हमें तो अपने आप को खाली करके अपनी योग्यता को, जो इसमें ये 4 बातें इसमें बताई गई हैं, तो ये सिद्धांतों के आधार पे हमें जो है केवल अपने आप को विकसित करना है। ये क्षमताओं का अभिवर्धन, हमें अपनी क्षमताओं की वृद्धि करनी है। जागरूक और स्फूर्तिवान रहना, आलस से प्रमाद, ये जो है बहुत ही बड़ा घातक ये ये होता है। इसमें ये कहा गया है, क्षमताओं का अभिवर्धन करने के लिए व्यक्ति को निरंतर तत्पर और तन्मयता का सुनियोजन करना पड़ता है, तत्पर और तन्मय रहना पड़ता है। आलस्य प्रमाद से बचकर सदा जागरूक और स्फूर्तिवान बने रहना पड़ता है। एक एक क्षण का नियोजन करना पड़ता है, ये जो योजनाबद्ध तरीके से इसको ये करना पड़ता है। अगर हमारा जीवन योजनाबद्ध है, दूसरा सिद्धांत जो है, अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा चुंबक है, आकर्षण है, कि हम अपनी जो है सज्जनता के बल पर, शिष्टता के बल पर, अपने शरीर की मन की स्वच्छता के बल पर अगर हम लोगों को जो है ये आकर्षित कर सकते हैं, अगर हम सुव्यवस्थित हैं, अस्त व्यस्त स्थिति नहीं है, और चौथा सूत्र जो बताया कि नेतृत्व की कला हमारे पास में है, तो फिर ये अगर ये 4 चीजें अगर हमने अपनी 4 दिशाओं में योग्यता को विकसित किया है, तो भगवान किसी भी स्तर पे हमारी प्रतिभा को विकसित कर सकते, गुरुदेव किसी भी स्तर पे हमारी प्रतिभा को विकसित कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल इन 4 सिद्धांतों के आधार पर हमें अपनी ये तैयारी करनी है कि हम अपनी क्षमताओं का अभिवर्धन करें, आलस प्रमाद में समय ना जाने दें, अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय व्यक्तित्व बनाए, आकर्षक बनाए, होठों पे हमेशा मुस्कान बनी रहे, है ना, और जो है सुव्यवस्था हो, सुव्यवस्थित रहे हम लोग, अस्त व्यस्त स्थिति ना बनी रहे, सुव्यवस्थित रहे, अपने क्षण 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 का नियोजन जो है ये करते रहे, समीक्षा भी करते रहे, क्षण क्षण में अपनी जो है ये समीक्षा करते रहे कि कहीं जो जिस योजना के तहत हम लोग चल रहे हैं तो कहीं कोई व्यतिरेक तो उसमें नहीं आ रहा है, और साथ में जो है नेतृत्व की हमारे अंदर ये हो, है ना, नेतृत्व का हो कि ये उत्साह, साहस और आत्मविश्वास होने पर ही नेतृत्व की कला विकसित होती है ना। साधारण जन तो आत्महीनता की स्थिति में रहते हैं, तो अगर 4-6 लोगों का नेतृत्व हमें सौंपा गया तो अग्रगमन, ये कहते हैं ना कि नेतृत्व ऐसे नहीं मिलता है। व्यक्ति जो है, जो नेतृत्व वाले व्यक्ति होते हैं, वो किसी की समर्थन ना मिले, सहमति ना मिले, तब भी अकेले ही चल देते हैं, एकला चाले रो की नीति पर चलते हुए अकेले ही चल देते हैं वो, तब जो है व्यक्ति नेतृत्व कर पाता है। जब लोग उसको देखते हैं कि पास हुआ कि फेल हुआ, जब पास हो जाता है लोग उसके पीछे चल देते हैं, और फेलियर के पीछे तो वैसे भी कोई नहीं चलता है। तो पहले लोग ये देखते हैं कि पहले इसको चल लेने दो, और आगे चलकर अगर जो है ये कुएं खाई में नहीं गिरा तो हम इसके पीछे चल देंगे, और गिर गया फिर तो ये गिर ही जाएगा। तो इसलिए जो है नेतृत्व की क्षमता हो कि हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो, कि हम जो है किसी भी दिशा में अकेले चल सकें, अगर कोई ना चल सके तो हम अकेले ही चल सके, अकेले झंडा गाड़ सके। तो ये चारों चीजें अगर हमारे अंदर होंगी तो इसी सिद्धांतों के आधार पर हमारी प्रतिभा विकसित होती हुई चली जाएगी। तो प्रतिभा परिवर्धन का प्रशिक्षण करने वाला कोई स्कूल नहीं होता है, इसके लिए तो निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए अवसर और वातावरण स्वयं तलाश करना पड़ता है। अवसर और वातावरण, देखिए कितना सुंदर बात ये कहेगी, अवसर और वातावरण स्वयं तलाश करना पड़ता है। जैसे हम लोग को वातावरण दिया, गुरुदेव ने दिया, हम लोग को बहुत सारे अवसर मिलते हैं। किसी का अवसर मिलता है कि चलो जी योग सीखना है, तो योग की कक्षा को ज्वाइन कर लिया, योग की कक्षा को ज्वाइन किया, धीरे धीरे करते करते जो है खुद योग सीखा, फिर लोगों को सिखाने लगे, है ना। ऐसे ही यज्ञ हो गया, कर्म कांड हो गया, ऐसे ही जो है ये हो गया, ऐसे ही स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाना हो गया।
तो कहीं ना कोई कोई देखिए कई प्रकार के स्वाध्याय यहाँ पे चलते हैं, उपनिषदों का भी स्वाध्याय चलता है, वैदिक स्वाध्याय भी चलता है, यहाँ पर जो है गायत्री महाविज्ञान का भी करते हैं, क्रांति धर्मी का। तो जहाँ जो व्यवस्था जैसी जैसी मिल जाए हम लोग को घुस पड़ना चाहिए। हम भी जो है ऐसे ही प्रसून भैया ने हमें कहा था कि भैया हम लोग गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय करते हैं, आप भी आ जाओ। हम भी उनके साथ लग पड़े। हमें सुयोग ये सुअवसर मिला कि हमारा स्वाध्याय नियमित होने लगा, और नियमित करते करते देखिए आज कितना बड़ा काफिला ये तैयार हो गया। तो ऐसे करके व्यवस्थाएं, और ये जहां पर भी हमें मिले हमें लग पड़ना चाहिए साथ में। इसके लिए मौके की तलाश रहनी चाहिए कि हमें किसी माध्यम से अपनी प्रतिभा को विकसित करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया विषय है। ये 4 सिद्धांतों के आधार पर हम सभी को चूकना नहीं चाहिए, इस अवसर पर अपनी प्रतिभा को विकसित करते रहना चाहिए। और निश्चित ही जो है, और दीदी जो है शैली अग्रवाल दीदी, वो खुद प्रतिभावान है, अपने क्षेत्र में अधिवक्ता है ना, वकील हैं, और जो है सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक है। और अध्यात्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से उन्होंने अपने आप को विकसित भी किया है, और खुद एक प्रतिभा के रूप में है। तो आज इस विषय को भी उन्होंने लिया, तो दीदी का बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है बाकी सब भाई बहनों से भी है कि वो इस विषय पर क्या चिंतन मनन से उनके समझ में आया है, किस प्रकार से वो या फिर और क्या मतलब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे करें कि हमारी प्रतिभा और अधिक विकसित हो, हम सभी लोग और अधिक अपनी प्रतिभा को विकसित कर पाए। तो हम लोग को क्या ऐसा करना चाहिए, तो सभी लोग अपने सुझाव दें जरूर। देखिए हम सभी लोग, देखिए काफिला है तो हम सभी लोग एक दूसरे के सहारे से ही आगे बढ़ेंगे, है ना। कोई भी पूर्ण नहीं होता, आपस में सब लोग जो है अपूर्ण है, कोई किसी में है कोई किसी में है। अभी इसमें देखिए जयंती दीदी जुड़ती हैं, तो जयंती दीदी से सब हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें जो है सब अलग अलग प्रतिभाओं के व्यक्ति हैं, जिसमें जो प्रतिभा की कमी है तो वो अपनी बात रखें, तो हम लोग जो है उसी तरीके से जो प्रतिभावान होगा तो उससे हम लोग ग्रहण करेंगे चीजों को, है ना। आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, कोई मेडिकल से संबंधित या कुछ और उनसे कोई हमें लेना है तो हम एडवाइस उनसे ले सकते हैं, है ना। दीदी हैं, तो बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं यहाँ पर। तो हमें चर्चा करनी चाहिए कि हमें जो है किस तरीके से हम अपनी प्रतिभा को और ऐसा विकसित करें कि हम गुरु कार्य में अपनी प्रतिभा को और प्रखर बना के नियोजित कर सकें। जी जी भैया, 2 शब्द मैं भी प्रयास करता हूँ भैया जी मेरे। जी जी, सभी भैया लोगों को प्रणाम। गुरुदेव ने बोले भैया, 2 शब्द जी बोले जी भैया भैया। जी, जी जी, प्रणाम भैया, बिल्कुल भाई भैया, प्रणाम। निवेदन है निवेदन है। जी 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 भैया। गुरुदेव, आज जो हम लोग जिस विषय का अभी कर रहे हैं, गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात, प्रतिभा परिवर्धन के तथ्य और सिद्धांत, माने हमारी प्रतिभा कैसे बढ़े उसके तथ्य और सिद्धांत पर गुरुदेव ने ये लेख, ये हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो इसमें तो 4 चरण दिया हुआ है कि क्षमताओं का अभिवर्धन, दूसरे में दिया हुआ है कि दूसरे सिद्धांत में दिया हुआ है सुव्यवस्था, सॉरी, दूसरे में दिया है कि अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय, आकर्षक एवं विश्वास स्तर का विकसित करना। तीसरा में दिया हुआ है सुव्यवस्था। और चौथे में गुरुदेव ने चौथे में चौथी व्यवस्था गुरुदेव ने दी है नेतृत्व, कि अग्रगमन नेतृत्व। जी जी जी, अग्रगमन नेतृत्व। तो इसमें देखा जाए कितना बढ़िया शुरुआत ही हो रहा है कि प्रतिभावान को कैसा होना चाहिए और किस तरह से प्रतिभावान बन सकता है इंसान। गुरुदेव ने राह भी दिखाया है कि जन साधारण के बीच प्रतिभाशाली अलग से चमकते हैं, जैसे पत्तों व कांटों के बीच फूल, तारों के बीच चंद्रमा। कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कहा है कि प्रतिभाशाली ऐसे दिखते हैं, ऐसे होने चाहिए कि जैसे पत्तों और कांटों के बीच में फूल चमकता रहता है, तारों के बीच में चांद जो है चमकता रहता है। इस तरह की प्रतिभा अपने अंदर अर्जित करना पड़ेगा। वैसे प्रतिभावान, वैसे व्यक्ति प्रतिभा
माने तथ्य और सिद्धांत में प्रतिभावान का ये दे रहे हैं। दूसरे गुरुदेव कितनी अच्छी बात बोले हैं, लिखे हैं कि दूरदर्शी वे हैं जो विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को मानते हैं। जितनी विभूतियां हैं तो दूरदर्शी वे हैं जो सभी विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को मानते हैं और उसे और उसके संपादन हेतु प्राणपण से प्रयत्न करते हैं। क्योंकि इस स्थिति में उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं प्रथम सिद्धांत में कि क्षमताओं का अभिवर्धन, क्षमताओं का कैसे अभिवर्धन होगा। एक जगह गुरुदेव लिखते हैं कि वे भाव तरंगे उठती नहीं है जो आज की तुलना में कल को अधिक परिष्कृत बनाने के लिए ललायित रहती हैं और प्रयत्नरत होती हैं। प्रतिभा के उपासक इस बदलाव से उबते हैं और अपनी निखरती क्षमताओं को बचा करके मूल्यवान पूंजी की तरह एकत्रित करते हैं। तब जाकर के वो प्रतिभावान बनते हैं। जो हस्तगत है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। यही कल्प वृक्ष का उत्पादन एवं उसका उद्देश्यपूर्ण सदुपयोग है। प्रतिभावान को यहाँ गुरुदेव इस तरह से बतलाते हैं। आगे एक जगह गुरुदेव लिखते हैं कि उसे वे माने प्रतिभावान, ऊपर में जो दिया हुआ है कि अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय आकर्षक एवं विश्वास स्तर का विकसित करना। तो वे कैसे विकसित होगा कि वे ही कर पाते हैं जो दूसरों के गुण देखकर उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं, साथ ही अपनी त्रुटियों को खोजते एवं उसके निष्कासन परिष्कार में लगे रहते हैं। तब जाकर के इस तरह से हमारा माने आचरण होगा, तब हमारी प्रतिभा जो है परिवर्धन हो सकता है। एक जगह गुरुदेव ने बहुत बढ़िया ये किया है कि आगे गुरुदेव तीसरे ई में लिखते हैं कि जो अपने समय का, श्रम का, साधनों का, विचारों का, परिकर का सुनियोजन कर सकता है और उन्हें सही दिशा दे सकने में समर्थ हो सकता है, उसी को इस योग्य समझा जाता है। आगे गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि ऐसों के बीच उन्हीं को मनस्वी माना जाता है जो उचित के प्रति अटूट आस्था रखें और जो करना चाहिए उसे अन्यों का समर्थन सहमति न मिलने पर भी एकाकी कर दिखाएं। माने कोई किसी का सहयोग भी न मिले तभी वो अपनी प्रतिभा से, अपने बल से अपने प्रतिभा को प्रखर करें। एक जगह गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि अधिक मूल्यवान यह और कुछ नहीं साहस भरी व्यवस्था का परिचय देने वाली ऊर्जा की ही परिणति है। प्रतिभाओं में यह सद्गुण उनके द्वारा स्व उपार्जित स्तर का बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वे औरों का मुंह ताकते हुए नहीं बैठे रहते, वरन आगे बढ़कर औरों को अपने चुंबकत्व के कारण जोड़ते और साथ चलने के लिए बाधित करते हैं प्रतिभावान। एक जगह गुरुदेव इतना बढ़िया दे रहे हैं कि प्रतिभा महासिद्धि की साधना करने वाले अपने चरित्र की प्रामाणिकता को हर हालत में बनाए रखते हैं, भले ही इसके लिए अभावग्रस्त स्थिति में रहना पड़े और तत्कालिक
रहना पड़े, तत्कालिक मिल सकने वाली सफलता से वंचित रहना पड़े, तो वही व्यक्ति प्रतिभाशाली हो सकता है। एक जगह गुरुदेव लिखते हैं कि प्रतिभावान वो है चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उसे भली प्रकार समाविष्ट करना पड़ता है। जो जो प्रतिभावान है, प्रतिभा तत्संबंधी सिद्धांतों का मनन चिंतन करते रहने भर से हस्तगत नहीं होता, उनको स्वभाव का अंग बनाना पड़ता है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उन्हें भली प्रकार समाहित करना पड़ता है। जी भैया। तो अंत में गुरुदेव एक जगह लिख रहे हैं कि अंत में गुरुदेव यहाँ हमको जो समझ में आया भैया मैं वही बतला रहा हूँ। प्रतिभा परिवर्धन का प्रशिक्षण करने वाले कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। इसके लिए निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए अवसर और वातावरण स्वयं तलाशना पड़ता है। तो इन्हीं बातों को मैं रखना चाहता था। और अंत में एक शब्द की, जो समय का सदुपयोग करना जानता है, जो समय का और परिस्थिति का, स्थिति का सदुपयोग करना जानता है, वही प्रतिभावान हो सकता है। और बस भैया यही हम समझे हैं, जो हमको समझ में आया, दो चार शब्द बोले इसके लिए। प्रणाम भैया। बहुत बहुत आभार भैया। आपने जो है बिल्कुल इसमें मेन पॉइंट से थे उस पर जो है ये प्रयास किया इसका ये करने का, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कुंदन भैया का प्रश्न है कि प्रणाम भैया, प्रतिभा परिवर्धन क्या अर्जन तप का एक भाग है? इसको ये कहना चाहिए भैया, अगर प्रतिभा परिवर्धन पर हम लोग काम कर लेंगे चार सिद्धांतों पे, अर्जन तप हमारे लिए आसान बन जाता है। फिर किसी भी चीज को सीखना या करना तो ये चार गुण कम से कम हमारे अंदर होने चाहिए, है ना। ये प्रतिभा परिवर्धन के चार गुण हमारे अंदर होने चाहिए कि हम लोग जो है ये हमारे अंदर व्यवस्था का गुण होना चाहिए। प्रथम सिद्धांत जो इसमें ये दिया हुआ है, क्षमता विवर्धन का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। और व्यवस्था का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, सुव्यवस्था गुण हमारे अंदर होना चाहिए, व्यक्तित्व चुंबकत्व जो आकर्षक व्यक्तित्व, और ये जो है नेतृत्व का गुण हो। तो ये अगर चार गुण अगर हमारे अंदर होंगे तो किसी भी चीज को फिर हम ये करना चाहें, सीखना चाहें, या कोई भी चीज को ये करना चाहें, तो प्रतिभा परिवर्धन का बेस हो गया। ये चारों गुण जो हो गए ये प्रतिभा परिवर्धन के बेस हो गए। फिर इनके ऊपर हम कुछ भी, किसी भी स्तर की प्रतिभा को विकसित करना चाहे तो कर सकते हैं भैया, है ना। अर्जन तप का मतलब तो हो गया किसी एक विषय को सीखना, कोई भी विषय हो। तो अर्जन तप में जैसे हम संगीत सीख रहे हैं, या फिर जो है कोई भाषा सीख रहे हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, किसी भी चीज को सीख रहे हैं, वो एक एक जो है एक जिसको ये कहना चाहिए एक निश्चित एक स्पेसिफिक किसी टेक्नोलॉजी को या किसी चीज को सीखना हो गया, इसको अर्जन तप बोलते हैं कि रोज कोई ना कोई शिक्षण। लेकिन ये ओवरऑल जो है उसके बेस में जो है हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लें कि हर क्षण हम लोग कुछ ना कुछ सीख पाए, है ना। तो इसमें ये वाले गुणों को, प्रतिभा परिवर्धन वाले गुणों को विकसित करने की बात भैया इस चैप्टर में गुरुदेव ने बोली है कि अगर ये व्यक्ति एक बार विकसित कर ले अपने अंदर, तो फिर जीवन भर, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी अपनी प्रतिभा को विकसित करता रहता है। जी भैया, अगर इन चार सिद्धांतों को अपने अंदर अपना ले वो तो प्रतिभा परिवर्धन जो है सैद्धांतिक स्तर पर अपने प्रतिभा के जो हमारा ये है योग्यता, अपने जो ये चाहिए प्रतिभा के लिए जो योग्यता चाहिए उसको विकसित करने की बात यहाँ पर ये कही गई है। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक बार हमारी ये प्रतिभा का हमारा विकसित हो जाता है, एक स्तर विकसित हो जाता है, तो इस स्तर के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर हम कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी स्तर पर अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। जी, तो ये गुण हैं जिनके ऊपर जो है हम फिर कोई भी एक नींव है जिनके ऊपर कोई भी किसी तरीके का महल खड़ा किया जा सकता है। ये चंदन भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। सभी साधकों को प्रणाम। भैया गुरुदेव ने
एक स्लोगन भी बोले थे कि बो और काटो। तो बो और काटो का सिद्धांत हम लोग को तो हम लोग करते भी हैं, लेकिन विशेष रूप से हम जितना भी अध्ययन किए, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने बहुत से साहित्य लिखे हैं, राष्ट्र सशक्त और समर्थ कैसे बने से लेकर के गायत्री महाविज्ञान, बहुत सा उपनिषद है। तो हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति, हमारे जैसे बहुत लोग हैं इस टीम में, तो कोई कोई एक एक बुक पकड़ लें और उसको खूब अध्ययन, जैसे बाबूजी पंचकोश साधना के बुक को इतने पढ़े कि आज मज़ा आ जाता है। कैसे बताएं कि आप लोग को भी पता है कि बाबूजी का वीडियो देखते ही मन करता है कि पूरा का पूरा बुक पढ़ जाऊं, लेकिन समय नहीं रहता, फिर भी पढ़ते हैं। तो ये जो भाव आया तो बाबूजी की साधना से आया। बाबूजी ने तप किया और उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाए। तो हम लोग को भी बाबूजी के जैसा मतलब कि साधना करना है और एक एक बुक, जैसे बुक तो सबको पता है 3600 बुक गुरुदेव ने 3300 साहित्य लिखे हैं, तो कोई सा कोई एक बुक पकड़ लिए और उनको खूब गहन अध्ययन किए और समाज में बाहर निकल के, जैसे एक दो बार हम SI ऑफिस पे भी गया हूँ। जैसे हमारे प्लांट में सेफ्टी प्लेस होता है डेली, सॉरी पहले पहले तो डेली होता था, अभी कोरोना काल के बाद एक दिन होता है। तो वहाँ पर सब VP GM सब रहता है, बड़े बड़े ऑफिसर रहता है। तो वहाँ पर हम जो है ना गुरुदेव का एक श्लोक लेके चल जाता हूँ ढूंढ के, प्रज्ञा पुराण से या कोई सा एक श्लोक लेके चला जाता हूँ और बोल के उनका अर्थ बताता हूँ और उनको ये बोलता हूँ कि ये इसको हम टेक्निकल काम में कैसे करें। तो वहाँ पर जो है ना वो लोग को लगता है कि अरे ये बड़ा इतना इतना लेके कहाँ से आता है। तो हम बताते हैं कि हमारे गुरुदेव ने 3300 बुक लिखा है, देखिए ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो लोग खुश हो जाता है, बोला अरे चंदन तुम तो ये बुक कभी कभी दिया करो, तो हिंदी में रहता है तो नहीं समझता है वो। तो बाद में हम बोलते हैं सर हाँ, कोई कनाडा बोलते के लोग है, कोई इंग्लिश है, तो हम हिंदी बोलते हैं, जो इंग्लिश जिनको अच्छा आता है उनको समझाता है। तो बोलते हैं अरे ये हम तो कभी सुने भी नहीं थे कि इतना जानदार बुक भी होता है। तो बोले हाँ सर ऐसा बुक होता है। तो ये इसको पढ़ने से जैसे एक दिन हमने उदाहरण दिया कि टाइम भी हो रहा है, ओह सॉरी, ठीक है नेक्स्ट बार कभी बताएंगे, बात करेंगे। जी धन्यवाद। जी, तो इसको डिटेल में आप बताइएगा, है ना, तो हाँ ये जी सभी भैया के लिए जी, प्रेरणापद होगा जी। जी भैया। तो बस गुरु का प्यार, बड़ा मजा आता है भैया। गुरु थोड़ा सा भी पढ़े तो दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करे, बस बहुत मजा आ जाता है। लेकिन बिल्कुल वास्तविक में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें किसी तरह से भी जो है अपनी बातों को हमें पहुंचाना चाहिए सबके बीच में। तो जी बहुत जी बहुत आभार सभी का आज के स्वाध्याय के लिए। आदरणीय शैली अग्रवाल दीदी, बहुत सुंदर आपका वाचन रहा और बहुत ही बढ़िया आपने इसको ये किया, समझाया भी इसका। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। आइए इसी के साथ में हम लोग जो है ये शांति पाठ करते हैं, आज के स्वाध्याय कर्म को ही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम, एक भैया दीदी लोगों को प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।